अभी जितनी देर में मैंने ये वाक्य बोला है ना, दुनिया भर में करोड़ों डेटा पैकेट्स हवा में और समुद्र के नीचे बिछे तारों से होकर गुजर चुके हैं। बिल्कुल। और ये सब इतनी तेजी से होता है कि हमें एहसास तक नहीं होता। हाँ, मतलब ये एक ऐसा अदृश्य बुनियादी ढांचा है जो हमारे चारों ओर 24 घंटे काम कर रहा है। सही कहा आपने, ये रुकता नहीं है कभी। लेकिन अगर किसी से कहा जाए कि जरा कागज पर चित्र बनाकर समझाओ कि जब हम किसी को एक तस्वीर भेजते हैं तो वो वास्तव में दूसरे फोन तक कैसे पहुंचती है, तो शायद ज्यादातर लोग बस एक खाली कागज ही देखते रह जाएंगे। हाँ, ये सच है। मतलब हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां तकनीक बिल्कुल जादू की तरह लगती है। हम बस एक बटन दबाते हैं और काम हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन इस जादू के पीछे असल में इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की दशकों की मेहनत है और बेहद जटिल नियम काम कर रहे हैं। और आज की इस गहरी चर्चा में हमारा लक्ष्य इसी अदृश्य चक्रव्यूह को समझना है। हम इंटरनेट के काम करने के तरीके, तारों का जाल और साइबर सुरक्षा को डिकोड करेंगे। हाँ, ताकि हम सब ये समझ सकें कि डिजिटल संचार की ये मशीनरी अंदर से काम कैसे करती है, और वो भी बिना किसी भारी तकनीकी शब्दावली में उलझे। तो शुरुआत करते हैं उस एक चीज से जिसका इस्तेमाल डिजिटल दुनिया में शायद सबसे ज्यादा होता है, यानी ईमेल। सबसे बेहतरीन उदाहरण है। मैंने पढ़ा कि 1971 में रे टॉमलिंसन नाम के एक प्रोग्रामर ने पहला ईमेल भेजा था, और दिलचस्प बात यह है कि वो संदेश कोई बहुत ऐतिहासिक घोषणा नहीं थी। नहीं, वो बस कीबोर्ड की पहली लाइन थी, QWERTYUIOP। हाँ, बस रैंडम लेटर्स। असल में वो बस ये जांच रहे थे कि क्या एक मशीन से दूसरी मशीन तक कोई टेक्स्ट भेजा जा सकता है या नहीं। अच्छा, तो वो सिर्फ एक टेस्ट था। हाँ, लेकिन टॉमलिंसन ने जो सबसे क्रांतिकारी काम किया ना, वो था @ चिन्ह का इस्तेमाल। जो हम आज हर ईमेल में देखते हैं। बिल्कुल। उन्होंने इसका चुनाव इसलिए किया क्योंकि ये चिन्ह अंग्रेजी में @ मतलब पर का अर्थ देता है। अच्छा। हाँ, इसका सीधा मतलब था कि ये खास यूजर फला मशीन पर मौजूद है। यहीं से नेटवर्किंग में पतों की या कहें एड्रेसिंग की शुरुआत हुई थी। ये तो हुई शुरुआत की बात, लेकिन आज जब हम अपने फ़ोन से ईमेल भेजते हैं तो वो डिवाइस से बाहर कैसे निकलता है। मैं ये समझने की कोशिश कर रही थी कि इसके पीछे कौन से नियम या प्रोटोकॉल काम करते हैं। देखिए, ईमेल संचार मुख्य रूप से 3 प्रोटोकॉल्स पर निर्भर करता है। प्रोटोकॉल को आप कंप्यूटरों के बीच बातचीत करने की एक तय भाषा या नियम मान सकते हैं। ठीक है, एक तरह की भाषा। हाँ, तो जब ईमेल भेजने की बात आती है तो SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है, जो पोर्ट 25 पर काम करता है। ओके, SMTP। इसका इकलौता काम ईमेल को आपके डिवाइस से सर्वर तक और फिर प्राप्तकर्ता के सर्वर तक पहुंचाना है। तो क्या हम कह सकते हैं कि SMTP एक डिलीवरी वैन की तरह है, मतलब जो सिर्फ हमारा पार्सल उठाती है और मंजिल के पोस्ट ऑफिस तक छोड़ आती है? बिल्कुल सही। लेकिन वो वैन हमारे घर के अंदर आके पार्सल खोलकर तो नहीं देती ना? एकदम सटीक उदाहरण है। जब वो डिजिटल चिट्ठी प्राप्तकर्ता के सर्वर पर पहुंच जाती है तो उसे पढ़ने के लिए अलग प्रोटोकॉल चाहिए होता है। अच्छा, वहाँ दूसरा नियम लगता है। हाँ, यहाँ 2 विकल्प आते हैं, POP3 और IMAP। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए POP3 जिसका मतलब है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, वो एक लाइब्रेरी है। ठीक है। आप वहां गए, आपने एक किताब ली और उसे अपने घर ले आए। अब वो किताब लाइब्रेरी की शेल्फ्स पर नहीं है, कोई और उसे नहीं देख सकता। मतलब POP3 सर्वर से ईमेल को हमारे डिवाइस में डाउनलोड कर देता है और फिर उसे सर्वर से हमेशा के लिए डिलीट कर देता है। बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है। पुराने जमाने में जब इंटरनेट बहुत धीमा और काफी महंगा था ना, तब लोग ऐसे ही करते थे। वे ऑनलाइन आते, ईमेल डाउनलोड करते और ऑफलाइन होकर उन्हें आराम से पढ़ते। हाँ, वो डायल अप कनेक्शन वाले दिन। लेकिन आज के समय में ये तरीका तो बिल्कुल व्यावहारिक नहीं है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज तो हम वही ईमेल अपने फोन, फिर लैपटॉप और टैबलेट सब जगह देखना चाहते हैं। सही कहा। और यहीं IMAP काम आता है, यानी इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। ओके। अगर POP3 किताब को घर ले जाने जैसा है, तो IMAP उस किताब को लाइब्रेरी में ही रखकर एक लाइव वीडियो फीड के जरिए पढ़ने जैसा है। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत अच्छी है। हाँ, मतलब आप उसे फोन से पढ़ें या लैपटॉप से, किताब हमेशा सर्वर पर ही रहती है। इसीलिए अगर आप फोन से कोई ईमेल डिलीट करते हैं ना, तो वो सर्वर से डिलीट होता है और हर डिवाइस से गायब हो जाता है। ये तो बहुत साफ हो गया। ये तो हो गया संदेश का तैयार होना और पोस्ट ऑफिस तक पहुंचना। हाँ। लेकिन अब मुझे उस असली रास्ते के बारे में जानना है जिससे डेटा गुजरता है। मतलब हवा में तो डेटा अपने आप तैरता नहीं है। हमारे जो स्रोत हैं
वो ट्रांसमिशन मीडिया की बात करते हैं, खासकर तारों की। बिल्कुल, हार्डवेयर की बात। हाँ, जैसे उसमें ट्विस्टेड पेयर केबल का जिक्र था। मेरा सवाल ये है कि तांबे के तारों को आपस में लपेटने की, मतलब ट्विस्ट करने की क्या जरूरत है? सीधे तार क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? ये भौतिकी का एक बहुत ही दिलचस्प नियम है। जब किसी भी तार से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल गुजरता है ना, तो वो अपने चारों ओर एक हल्का सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र बनाता है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, अब अगर कई सीधे तार एक साथ रखे हों तो उनके सिग्नल आपस में टकराकर डेटा को खराब कर सकते हैं। इसे हम नेटवर्किंग की भाषा में क्रॉस टॉक कहते हैं। ओ, जैसे फोन पर दो आवाजें आपस में मिल जाती हैं। बिल्कुल वैसा ही। तो तारों को आपस में लपेटने से उनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव एक दूसरे को काट देता है या कैंसिल कर देता है। इसी वजह से डेटा बिना खराब हुए आगे बढ़ता है। ये वाकई में बहुत स्मार्ट है। इसके अलावा एक कोवैक्सियल केबल भी होती है ना, जो हमारे पुराने टीवी केबल्स जैसी दिखती है। हाँ, डिश टीवी वाले तार। हाँ, लेकिन आज की दुनिया की रीढ़ की हड्डी तो ऑप्टिकल फाइबर है। बिल्कुल, ऑप्टिकल फाइबर तो तकनीक का एक चमत्कार है। ये तांबे का तार नहीं है, बल्कि कांच या प्लास्टिक का बाल जितना पतला धागा होता है। बाल जितना पतला? हाँ, और इसमें डेटा बिजली के रूप में नहीं, बल्कि प्रकाश यानी लाइट की किरणों के रूप में गुजरता है। प्रकाश? लेकिन प्रकाश तो सीधी रेखा में चलता है ना। अगर तार मुड़ा हुआ हो तो प्रकाश तार से बाहर क्यों नहीं निकल जाता? यहीं पर विज्ञान का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत काम आता है। अच्छा, वो स्कूल वाली फिजिक्स। हाँ, फाइबर के अंदर की सतह एक शीशे की तरह काम करती है। प्रकाश की किरणें अंदर ही अंदर टकराती हुई जिगजैग तरीके से बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं। वाह! प्रकाश की गति इतनी तेज है कि इसके जरिए डेटा कुछ ही मिली सेकेंड्स में पूरे समुद्रों को पार कर लेता है। ये तो बात हुई तारों की। अब वायरलेस दुनिया में हमारे पास ब्लूटूथ है, जो PAN यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए है, जो लगभग 10 मीटर तक काम करता है। हाँ, फिर वाईफाई है और लंबी दूरी के लिए WiMAX है। लेकिन इन सब तारों और नेटवर्क्स को जोड़ा कैसे जाता है? इसके लिए टोपोलॉजी का इस्तेमाल होता है। हाँ, स्रोतों में टोपोलॉजी का जिक्र है, जैसे बस, रिंग, स्टार और मेश। मुझे मेश टोपोलॉजी सबसे सुरक्षित लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें हर कंप्यूटर नेटवर्क के हर दूसरे कंप्यूटर से सीधे तार से जुड़ा होता है। अगर एक तार कट भी जाए तो डेटा दूसरा रास्ता खोज लेगा। तो फिर हम हर जगह मेश टोपोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? देखिए, सैद्धांतिक रूप से तो मैश सबसे बेहतरीन है, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये एक दुस्वप्न है। वो कैसे? इसे गणित के नजरिए से देखते हैं। मान लीजिए आपके ऑफिस में 100 कंप्यूटर हैं। अब मैश टोपोलॉजी में हर एक कंप्यूटर से 99 तार निकालने होंगे। तारों की कुल संख्या लगभग 4950 हो जाएगी। ओहो, इतने तार! तब तो कोई भी सर्वर रूम कबाड़ खाना बन जाएगा। बिल्कुल, और इसकी लागत भी बहुत ज्यादा होगी। इसीलिए आज स्टार टोपोलॉजी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। स्टार टोपोलॉजी? हाँ, इसमें हर कंप्यूटर सिर्फ एक तार के जरिए बीच में रखे एक सेंट्रल डिवाइस से जुड़ता है। अगर 100 कंप्यूटर हैं तो सिर्फ 100 तारों की जरूरत होगी। तो ये सेंट्रल डिवाइस क्या होता है? क्या ये कोई ट्रैफिक हवलदार है? इसे आप ट्रैफिक कंट्रोलर ही कह सकते हैं। इसके लिए मुख्य रूप से 2 डिवाइस इस्तेमाल होते हैं, हब और स्विच। ओके। हब एक बहुत ही साधारण या यूं कहें कि बिना दिमाग वाला डिवाइस है। जब कोई कंप्यूटर हब को डेटा भेजता है तो हब उस डेटा की कॉपी बनाता है और नेटवर्क से जुड़े हर एक कंप्यूटर को भेज देता है। मतलब हब एक ऐसे व्यक्ति की तरह है जो किसी भीड़ भरे कमरे में खड़ा होकर जोर से चिल्लाकर संदेश देता है, भले ही वो संदेश किसी एक ही इंसान के लिए क्यों ना हो। बिल्कुल। इससे तो नेटवर्क में बहुत शोर और ट्रैफिक जाम हो जाएगा। एकदम सही। और इसी शोर को कम करने के लिए स्विच बनाया गया। स्विच समझदार होता है। अच्छा। हाँ, वो उस व्यक्ति की तरह है जो भीड़ में जाकर सिर्फ उसी के कान में फुसफुसाता है जिसके लिए वो संदेश है। वाह! लेकिन स्विच ये कैसे करता है? मैं हर डिवाइस का मैक एड्रेस याद रखता है और डेटा केवल उसी डिवाइस को भेजता है जिसका एड्रेस मैच होता है। समझ गए। और अगर डेटा को इस नेटवर्क से बाहर किसी दूसरे नेटवर्क में जाना हो तब क्या होता है? तब हमें एक राउटर की जरूरत होती है। राउटर अलग-अलग नेटवर्क्स के बीच डेटा को दिशा दिखाता है। ओके, राउटर दिशा दिखाता है। हाँ, और अगर 2 नेटवर्क्स बिल्कुल अलग-अलग नियमों पर काम कर रहे हों तो उनके बीच एक गेटवे लगाया जाता है जो एक अनुवादक यानी ट्रांसलेटर की तरह काम करता है।
मैं एक बात पर अटक गई हूँ। बताइए। तार बिछाने से लेकर स्विच के मैक एड्रेस पढ़ने और सॉफ्टवेयर के ईमेल भेजने तक, ये सब एक साथ कैसे काम करता है? कोई तो व्यवस्था होगी ना जो इन सबको एक तालमेल में बांधती है। बिल्कुल है। इसके लिए कंप्यूटर विज्ञान में 1984 में एक ढांचा बनाया गया जिसे OSI मॉडल कहते हैं। ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल। सही कहा। ये 7 परतों यानी 7 लेयर्स का एक कॉन्सेप्ट है। ये कोई भौतिक चीज नहीं है, बल्कि ये समझने का एक तरीका है कि डेटा एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है। क्या हम इन 7 लेयर्स को उसी ईमेल के सफर से समझ सकते हैं जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी? बिल्कुल समझ सकते हैं। कल्पना कीजिए कि ईमेल भेजा जा रहा है। सबसे ऊपरी परत है एप्लीकेशन लेयर। यहीं पर आपका ईमेल प्रोग्राम या वेब ब्राउजर काम करता है, जो यूजर से कमांड लेता है। ठीक है, जहां मैंने टाइप किया। हाँ, इसके नीचे है प्रेजेंटेशन लेयर, जो इस ईमेल के डेटा को एन्क्रिप्ट करती है और सुनिश्चित करती है कि ये सही फॉर्मेट में हो। फिर आती है सेशन लेयर, जो दूसरे कंप्यूटर के साथ बातचीत शुरू करने के लिए एक कनेक्शन खोलती है। तो पहली 3 लेयर्स सिर्फ डेटा को तैयार करने और कनेक्शन बनाने का काम कर रहे हैं। इसके बाद डेटा का क्या होता है? अब डेटा पहुंचता है चौथी लेयर पर, जिसे ट्रांसपोर्ट लेयर कहते हैं। ओके। देखिए, एक पूरी ईमेल को एक साथ नहीं भेजा जा सकता, इसलिए ये लेयर डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है, जिन्हें पैकेट्स कहते हैं। क्या यही वो जगह है जहां TCP और UDP की बात आती है? मैंने इन दोनों के बारे में बहुत सुना है। बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट लेयर ही ये तय करती है कि डिलीवरी का तरीका क्या होगा। TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बहुत भरोसेमंद है। भरोसेमंद कैसे? ये गारंटी देता है कि डेटा पहुंचेगा। ये एक सर्टिफाइड मेल की तरह है, जहां रिसीवर के साइन लिए जाते हैं। अगर कोई पैकेट रास्ते में खो गया, तो TCP उसे दोबारा मंगवाता है। ईमेल और वेब ब्राउजिंग इसी पर काम करते हैं। लेकिन अगर हर पैकेट की रसीद मांगी जाए तो इसमें समय तो बहुत लगेगा ना? हाँ, लगता है। और इसीलिए UDP भी है, यानी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अच्छा, वो क्या करता है? ये तेज है, लेकिन डिलीवरी की कोई गारंटी नहीं देता। अगर आप कोई लाइव क्रिकेट मैच देख रहे हैं या ऑनलाइन वीडियो गेम खेल रहे हैं, तो अगर एक फ्रेम बीच में खो भी जाए, तो आप उसे दोबारा लोड होने का इंतजार नहीं कर सकते। हाँ, मुझे तो लाइव एक्शन देखना है। बिल्कुल, वहां UDP का इस्तेमाल होता है। समझ गई। ट्रांसपोर्ट लेयर ने पैकेट्स बना दिए, फिर क्या होता है? अब आती है नेटवर्क लेयर। यहाँ हर पैकेट पर भेजने वाले और प्राप्त करने वाले का IP एड्रेस चिपकाया जाता है। राउटर वाली लेयर? हाँ, राउटर्स इसी लेयर पर काम करते हैं। इसके बाद डेटा लिंक लेयर आती है, जहां इन पैकेट्स पर मैक एड्रेस लगाया जाता है, ताकि लोकल नेटवर्क में स्विच को पता चले कि इसे किस मशीन को देना है। और आखिरी लेयर? सबसे अंत में आती है फिजिकल लेयर, जो इन सारे पैकेट्स को बाइनरी कोड यानी 0 और 1 में बदलती है और तारों के जरिए प्रकाश या बिजली के रूप में आगे भेज देती है। ये सच में एक अविश्वसनीय प्रक्रिया है, और ये सब हमारे सेंड बटन दबाने और पलक झपकने के बीच हो जाता है। बिल्कुल। आपने अभी मैक एड्रेस और IP एड्रेस का जिक्र किया। इन दोनों में बुनियादी फर्क क्या है? इसे ऐसे देखते हैं। मैक एड्रेस जो है ना, वो 48 बिट का एक हार्डवेयर एड्रेस है। ये डिवाइस बनाने वाली कंपनी चिप में फिक्स कर देती है। तो ये बदलता नहीं है? नहीं, आप इसे एक इंसान के फिंगरप्रिंट या DNA की तरह समझ सकते हैं, जो आमतौर पर नहीं बदलता। और IP एड्रेस? IP एड्रेस आपके घर के पते की तरह है। अगर आप अपना लैपटॉप घर से ऑफिस ले जाते हैं, तो आपका मैक एड्रेस वही रहेगा, लेकिन ऑफिस के नेटवर्क में जुड़ने के कारण आपका IP एड्रेस बदल जाएगा। ओह, समझ गई। IP एड्रेस भी 2 तरह के होते हैं। पुराना वर्जन IPv4 है, जो 32 बिट का होता है। 32 बिट? इसका मतलब है कि इसमें लगभग 4 अरब अलग-अलग पत्ते बनाए जा सकते हैं? सही हिसाब लगाया। लेकिन आज दुनिया में मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी और यहाँ तक कि स्मार्ट फ्रिज मिलाकर डिवाइस तो 4 अरब से कहीं ज्यादा है। क्या इंटरनेट के पत्ते खत्म हो रहे हैं? बिल्कुल खत्म हो रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं। और इसी संकट को दूर करने के लिए IPv6 लाया गया, जो 128 बिट का है। 128 बिट? हाँ, सुनने में सिर्फ एक नंबर लगता है, लेकिन इसे महसूस करने के लिए एक तथ्य बताता हूँ। बताइए। IPv6 में इतने पते मौजूद हैं कि अगर हम पूरी पृथ्वी के हर एक समुद्र तट पर मौजूद रेत के हर एक कण को IP एड्रेस देना चाहें ना, तो भी हम हर कण को लाखों एड्रेस दे सकते हैं। अरे बाप रे, ये तो दिमाग घुमा देने वाला तथ्य है।
रेत के हर कण के लिए लाखों पते। है ना? लेकिन जब तक IPv6 पूरी तरह से हर जगह लागू नहीं होता, तब तक हम सीमित IPv4 पतों के साथ कैसे काम चला रहे हैं? इसके लिए 2 तकनीकों का सहारा लिया जाता है। पहली है प्राइवेट और पब्लिक IP का बंटवारा। वो कैसे काम करता है? आपके घर के राउटर से जुड़े सभी डिवाइस को राउटर एक प्राइवेट IP देता है। लेकिन जब ये डिवाइस इंटरनेट की बाहरी दुनिया में जाते हैं, तो वे सब राउटर के सिर्फ एक पब्लिक IP का इस्तेमाल करते हैं। और ये सब मैनेज कौन करता है? ये काम NAT करता है, यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। मतलब NAT एक ऐसे रिसेप्शनिस्ट की तरह है जो एक ही मेन ऑफिस नंबर पर आने वाले फोन कॉल्स को अंदर के अलग-अलग कर्मचारियों के एक्सटेंशंस पर ट्रांसफर करती है। बिल्कुल। बाहर वालों को सिर्फ एक ही नंबर दिखता है। ये एकदम सटीक एनालॉजी है। अब एड्रेसिंग में एक आखिरी चुनौती आती है। वो क्या? कंप्यूटर IP एड्रेस तो आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन इंसानों के लिए इतने सारे नंबर याद रखना नामुमकिन है। हाँ, सच कहूं तो हमें तो अपने दोस्तों के फोन नंबर भी याद नहीं रहते आजकल। इसीलिए DNS बनाया गया, यानी डोमेन नेम सिस्टम। ये इंटरनेट की फोन बुक है। अच्छा। जब आप ब्राउजर में google.com लिखते हैं, तो DNS पल भर में उस नाम को IP एड्रेस में बदल देता है, जिससे कंप्यूटर सही सर्वर तक पहुंच जाता है। और जब कंप्यूटर सही सर्वर तक पहुंच जाता है, तब शुरू होती है वर्ल्ड वाइड वेब की दुनिया। बिल्कुल। जिसका आविष्कार 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने किया था। बिल्कुल। और वेब पेजों को देखने के लिए हम वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, जैसे मोज़ैक पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर था। और इंटरनेट पर सुई खोजने का काम करते हैं हमारे सर्च इंजन। बिल्कुल सही। गूगल और बिंग तो हैं ही, लेकिन कुछ सर्च इंजन जैसे डकडकगो यूजर्स की प्राइवेसी पर बहुत जोर देते हैं और आपके खोज के इतिहास को ट्रैक नहीं करते। प्राइवेसी से याद आया, हमारा डेटा तारों, राउटर्स और इतनी सारी लेयर्स से होकर पूरी दुनिया घूम रहा है। इस पूरी यात्रा में इसकी सुरक्षा कैसे होती है? स्रोतों में फायरवॉल और VPN का काफी जिक्र है। देखिए, फायरवॉल किसी भी नेटवर्क का पहला सुरक्षा घेरा है। पुराने समय के फायरवॉल सिर्फ पैकेट फिल्टरिंग करते थे। मतलब वे क्लब के बाउंसर की तरह थे जो सिर्फ बाहर से ID कार्ड देखते थे कि ये डेटा कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है। एकदम सही। लेकिन हैकर्स भी तो समझदार हो गए ना। वे खतरनाक वायरस को एक वैध दिखने वाले पैकेट के अंदर छिपाकर भेजने लगे। ओह, तो बाउंसर को बेवकूफ बनाना आसान हो गया। हाँ, इसलिए नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बनाए गए। ये बाउंसर से कहीं बढ़कर एक एक्सरे मशीन की तरह काम करते हैं। एक्सरे मशीन? हाँ, ये सिर्फ ID नहीं देखते, बल्कि पैकेट को खोलकर अंदर तक देखते हैं कि कहीं इसमें कोई मालवेयर या छिपा हुआ खतरा तो नहीं है। और सुरक्षा की बात हो और VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की चर्चा न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। बिल्कुल। एक बहुत बड़ा मिथक है कि VPN का इस्तेमाल करने से कोई भी इंसान इंटरनेट पर पूरी तरह से अदृश्य हो जाता है। क्या ये सच है? नहीं, ये एक बहुत बड़ा मिथक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो VPN करता क्या है? VPN आपके डेटा को एन्क्रिप्ट कर देता है और आपके ट्रैफिक को एक सुरक्षित सुरंग के जरिए किसी दूसरे सर्वर तक भेजता है। ओके। इससे आपके लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर को ये नहीं पता चलता कि आप कौन सी वेबसाइट देख रहे हैं। वो सिर्फ इतना देखता है कि आप VPN से जुड़े हैं। तो फिर ये अदृश्यता कहाँ खत्म होती है? वो खत्म होती है VPN कंपनी के पास। आपका VPN प्रोवाइडर तो सब कुछ देख सकता है ना, कि आप कहाँ जा रहे हैं और क्या डेटा भेज रहे हैं। ओह, तो मतलब हम अदृश्य नहीं हुए हैं? नहीं, आपने बस अपना भरोसा अपने इंटरनेट प्रोवाइडर से हटाकर VPN प्रोवाइडर पे डाल दिया है। और भरोसे की इसी कमी से साइबर सुरक्षा का एक नया सिद्धांत जन्म ले रहा है, जिसे जीरो ट्रस्ट मॉडल कहते हैं। हाँ, ये आजकल बहुत जरूरी हो गया है। पहले यह माना जाता था कि अगर किसी ने सही पासवर्ड डालकर ऑफिस के नेटवर्क में प्रवेश पा लिया है तो वो भरोसेमंद है। लेकिन जीरो ट्रस्ट मॉडल का सीधा सा नियम है, कभी भरोसा मत करो, हमेशा जांच करो। मतलब किसी पर यकीन नहीं करना। हाँ, ये मॉडल मानकर चलता है कि खतरे हमेशा नेटवर्क के अंदर और बाहर दोनों जगह मौजूद हैं। कोई भी डिवाइस या यूजर डिफॉल्ट रूप से भरोसेमंद नहीं है। तो फिर काम कैसे होता है? हर बार जब कोई नया ऐप खोला जाता है या कोई फाइल एक्सेस की जाती है, तो सिस्टम फिर से पहचान और अनुमति की जांच करता है। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो जो तस्वीर उभरती है वो सच में दिमाग घुमा देने वाली है। बिल्कुल। एक साधारण ईमेल या वेब सर्च OSI मॉडल की 7 लेयर्स से गुजरता है, डेटा पैकेट्स में टूटता है, तारों और ऑप्टिकल फाइबर के जरिए प्रकाश की गति से सफर करता है। बिल्कुल। हब और राउटर्स के ट्रैफिक जैम से बचता है। हाँ। मैक और IP एड्रेस की मदद से अपनी मंजिल ढूंढता है
और फायरवॉल की एक्सरे जांच से गुजरकर स्क्रीन पर प्रकट होता है। और ये सब पलक झपकने से पहले हो जाता है। और ये सारी जानकारी न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए एक स्पष्ट चित्र खींचती है, बल्कि हर उस व्यक्ति को जागरूक बनाती है जो स्मार्टफोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है। सही कहा। जब हम समझते हैं कि सिस्टम कैसे काम करता है, तभी हम उसे सुरक्षित रख सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी अदृश्य दुनिया को समझने के बाद जीरो ट्रस्ट मॉडल एक ऐसा विचार है जो आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। वो कैसे? देखिए, ये मॉडल पूरी तरह से इस धारणा पर बना है कि नेटवर्क पहले से ही खतरे में है और किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ, ये तो इसका बुनियादी उसूल है। तो कोई भी सोचेगा कि यदि हमारी सबसे उन्नत कंप्यूटर प्रणालियां और हमारी दुनिया चलाने वाला ढांचा अब इस सिद्धांत पर काम कर रहा है कि किसी पर भरोसा मत करो, तो भविष्य के समाज और मानवीय संचार के बारे में ये हमें क्या संकेत दे रहा है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या ये तकनीक हमारी दुनिया को अधिक सुरक्षित बना रही है, या फिर ये इंसानियत को अंदर से और भी अधिक शमकालू और अविश्वासी बना रही है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज की इस गहरी चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।